हेलो एवरीवन, मैं सुनीता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वे है हमारी बदलती पृथ्वी। इससे पहले वाले जो सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, तो उसमें हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि विभिन्न विभिन्न परतें हैं जो कि पृथ्वी के अंदर, और उसके वो हमेशा गतिशील रहती है। इसके अलावा हमने विभिन्न प्रकार के शैल पढ़े, और ये जो शैलों का निर्माण होता है वे किसके द्वारा होता है? ये एक प्राकृतिक खनिजों द्वारा होता है, प्राकृतिक तत्वों द्वारा होता है। इसके बाद हमने इसके बारे में भी जाना था कि जो पृथ्वी है वो किस प्रकार गतिशील है, निरंतर वो प्रतिक्रियाएं करती रहती है कुछ ना कुछ। ये सब हमने कल पढ़ा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा वो होगा हमारी बदलती पृथ्वी, कि ये किस प्रकार दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, इसके अंदर आखिर क्रियाएं क्या हो रही हैं, और साथ ही साथ उसके अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन होता जा रहा है। तो यही पढ़ेंगे इसमें। और चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। तो देखिए, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल उसे कहते हैं जहाँ पे मनुष्य, जीव जंतु, जल ये सब उपस्थित है। अर्थात जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, जो प्रथम स्थल है, मतलब जो उसका प्रथम इसका स्तर है परपटी, इसे कहते हैं भू परपटी। इसी स्थान पर ही इसको स्थल मंडल कहा गया है, क्योंकि यहाँ मनुष्य है, जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, जल हैं, अनेक ऐसी जीवित रहने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, वे स्थल मंडल पर विराजमान हैं। तो ये कह रहा है वही कि जो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट। ये समझाना चाहता है जिस परत पे हम रहते हैं, जिसे भू परपट्टी कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्लेटें हैं जो एक के नीचे फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार। तो वो वही कह रहा है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है या कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। तो ये जो प्लेट है वो हमेशा गतिशील रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी जब वो इसी आकार की है ना पृथ्वी, तो ये ऐसे गति करती चले, या इसके अंदर गति होती रहेगी निरंतर, इसी प्रकार से, इसी दिशा में, ऐसे ही। तो वो यही कह रहा है कि जो प्लेटें हैं ये हमेशा चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली जो गति है उसके कारण ऐसा होता है। तो जो पृथ्वी के अंदर गतिशीलता बनी रहती है वे किसके कारण होता है? जो पृथ्वी के अंदर मैग्ना है, जो पिघला हुआ मैग्ना है, वे उस कारण की वजह से होती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। तो ये किस गति में घूमता है? जो मैग्ना होता है वो, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है,
तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा वो होते हैं, जो इससे पहले चैप्टर हमने पढ़ा था कि मैग्मा क्या होते हैं। वो जो छोटे छोटे कण होते हैं, तलछट होते हैं, जो एकदम कंकड़ होते हैं, महीन बारीक पत्थर मिट्टी, ये सब मतलब एक तरीके से ये एकत्रित होता है एक जगह, और फिर वो आगे चलकर वो कई छोटे छोटे उस महाद्वीपों में परिवर्तित हो जाता है। फिर आगे चल के उसमें बहुत से दबाव पड़ते हैं, बहुत तापमान उसको उस स्थान पर बना रहता है। फिर उससे क्या होता है, आगे नीचे जल के वो नीचे जाके लावा का रूप ले लेते हैं, मैग्मा का रूप लेते हैं। जब वो उन पे दबाव पड़ता है तो वो अंदर नीचे जाकर एकदम पिघल जाते हैं और वो इसी के अंदर में इसी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं मैग्मा का। ये वही बता रहा है कि जो मैग्मा है वो वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। वृत्तीय अर्थात मतलब जैसे ये गोल है, गोल आकार इसका, इसे वृत्त कहा जाता है। तो ये इसी रूप में घूमता रहता है मैग्मा। देखिए क्रियाकलाप में जैसा बताया गया, तो ये बात कर रहा है इस क्रियाकलाप की। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। गर्म जल होने पर आप देखेंगे कि जो गर्म जल की परतों के साथ कागज़ का जो गोला है वो भी ऊपर आ जाएगा। तो एक बीकर में, ये एक प्रयोग है, एक बीकर में जल लेंगे और जल के अंदर उस रंगीन कागज़ का बना हुआ गोला डाल देंगे और बीकर को नीचे से जला देंगे कि मतलब उसमें अब जो पानी है वो गर्म होगा, तो उसके साथ ही ये जो कागज़ होगा ना, जब वो पानी गर्म होगा तो वो ऊपर आ जाएगा। गोला भी ऊपर उठती है, जो गोली बनाई है वे ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। तो जो मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, जिस प्रकार ये जो गोली थी रंगीन कागज़ की और इसे गर्म पानी में डाला गया और जब पानी गर्म हुआ तो वो ऊपर आ गया और जब पानी ठंडा हुआ तो वो नीचे चला गया, तो इसी प्रकार मैग्मा भी है। जहाँ पर ज़मीन पर कुछ ज़्यादा ही दाब होता है, जहाँ पर उसे ज़्यादा दाब प्राप्त होता है, तो जो मैग्मा होता है ना, वो गलकर ऊपर आता है। ऊपर अर्थात जो पृथ्वी की परतें हैं उसको पार करते हुए ऊपर निकल आता है, बाहर की तरफ निकल आता है। इसकी वजह से कई पर्वतों और पहाड़ों का निर्माण होता है। लेकिन इसके विपरीत भी होता है जब मैग्मा अंदर भी रह जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसमें उस स्थान पर हालांकि मैग्मा है लेकिन उस पर दबाव नहीं पड़ा, ताप नहीं पड़ा, तो वो मैग्मा वहीं अंदर ही स्थिर रह जाएगा, अंदर ही रहेगा वो। ये वही कह रहा है कि जो प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेट की जो गति है उसी के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी में प्रतिदिन परिवर्तन होता चला जा रहा है। पृथ्वी की गति को उन बेलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटती है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। जो गतिविधियाँ पृथ्वी के ही अंदर घटती रहती है, जो पृथ्वी की जो गतिशीलता बनी रहती है, पृथ्वी के अंदर जो अनेक प्लेटें घूमती रहती हैं, अनेक गतिविधियाँ होती रहती हैं, उसको क्या कहते हैं, उससे अंतर्जनित बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्जनित बल। और इसी प्रकार एंडोजेनिक भी या एंडोजेनिक फोर्स इसे कहा जाता है। इंग्लिश में एंडोजेनिक फोर्स और अंतर्जनित बल।
भी कहा जाता है। एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है, जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है, अर्थात ये पृथ्वी के बाहरी परत पे जो भी बल पृथ्वी का उत्पन्न होता है बाहर, उसे कहते हैं बहिर्जनिक बल। क्या कहा जाता है? बहिर्जनिक बल कहा जाता है। और साथ ही साथ इसे एक्सोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया जो एक अंदर बल प्रदान करे, अंदर प्रतिक्रियाएं चलते रहे पृथ्वी के, वो तो हो गया आंतरिक। और वही जब बाहर रूप में होता है, पृथ्वी पर होता है, उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं। तो देखिए अब ये आगे क्या बता रहा है अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। जो अंतर्जनित बल होते हैं वे कभी आकस्मिक मतलब अचानक से ही इसमें जो गति होती रहती है वो उत्पन्न होती है एकदम अचानक अंतर्जनित बल में। जो कभी धीमी गति, तो क्या होता है इसमें, क्या होता है कि या तो ये अचानक से गति करेंगे बहुत तेज़ी से, और या फिर ये बहुत धीमी गति से जो क्रियाएं होंगे वो करते रहेंगे। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ज्वालामुखी और पृथ्वी के कारण, जो ज्वालामुखी और भूकंप के कारण पृथ्वी की बहुत अधिक हानि होती है। पृथ्वी की गति, जो पृथ्वी की गतियां हैं वे यहाँ दिखाया गया है। अंतर्जनित बल, आकस्मिक बल, पटल निरूपण बल, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। जो आकस्मिक बल होते हैं ये किस प्रकार में देखने को मिलते हैं? एक भूकंप में देखने को मिलता है, एक ज्वालामुखी के रूप में और भूस्खलन के रूप में। इसके साथ ही साथ जो पटल निरूपण है बल, ये पर्वत निर्माणकारी बल है। क्या करता है? ये पर्वतों का निर्माण करता है। अब देखिए जो बहिर्जनित बल है ये क्या करता है? ये अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन वे क्रिया होती है जहाँ से जो जल होती है, वायु होती है, वहाँ किसी भी स्थान से होकर गुजरती है तो उसका कुछ हिस्सा ले जाती है। जैसे कि उसका कोई भी एक छोटा सा तिनका सा भी, जैसे कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया और छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़े हो गए, उन सबको अपने साथ ले जाती है। और निक्षेपण वो होता है जिसे वो जो लेके जाती है, जो कंकड़ पत्थर होता है उसे जिस स्थान पर छोड़ती है वो निक्षेपण कहलाता है। तो बहिर्जनित बल के अंतर्गत अपर्दन क्रियाएं आएगी, निक्षेपण क्रियाएं आएंगी, नदी और इसके अलावा बहता जो जल होता है वे आएगा, और पवन, समुद्री तरंग और हिमनद इसके अंतर्गत आएगी। तो जो पृथ्वी की जो गतियाएं होती हैं वे दो प्रकार की होती है, एक अंतर्जनित बल होती है और एक बाह्यजनित बल होती है। तो बाह्यजनित बल में हमने देख लिया जो नदियां होती है, और इसके अलावा अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया, और पवन, समुद्री तरंगे और हिमनद। और जो आंतरिक बल होता है उसमें सम्मिलित है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये आकस्मिक रूप से होता है। और पलट विरूपण बल इसके अंतर्गत ही आता है। इसमें क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है, निर्माण कार्य पर उस पर बल दिया जाता है। देखिए शब्दावली कुछ है यहाँ पर। स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर आसमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। क्या कह रहा है ये? जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी के अनेक ऐसे छोटे
और बड़े और छोटे ठोस जो सतह हैं, जो तत्व हैं, उनकी बात कर रहा है। आसमान आकार की प्लेटें जो हैं ये इन्हीं पर ही किसका किसका निर्माण है, इसी पर ही महाद्वीप है और महासागर टिका हुआ है। कहने का मतलब ये है। शब्दावली, चलिए इसे भी देख लेते हैं। शब्दों की उत्पत्ति। इंडो अर्थात अंतःक्रिया, और एक्सो अर्थात बाह्य। जैनिक उत्पत्ति, इन शब्दों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई है। इंडोजैनिक और एक्सोजैनिक। ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जो मैग्मा होता है, धरती के अंदर मैग्मा पृथ्वी के साथ गति कर रहा होता है, तो क्या होता है, जब ज्वालामुखी अधिकांशतः कहाँ से निकलती है, जैसे पृथ्वी के अंदर कोई भी छेद होगा, कोई सुराख होगा, तो उसके माध्यम से अचानक से बाहर निकलती है। तो ये ज्वालामुखी का कुछ इस प्रकार मतलब रूप होता है उसका बाहर आने का। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। फिर यही कह रहा है, देखिए सर्वप्रथम क्या होती है, उसके पृथ्वी के अंदर अनेक गैसें होती हैं, तो वो सर्वप्रथम वे निकलती हैं लावा के निकलने से पहले, और राख। फिर इसके बाद जो क्रेटर है, ये यहाँ से आगे मतलब ये प्रक्रिया करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। निकास, ये देखिए यहाँ से निकास होता है, ये लावा है, और ये परपटी है। ये परपटी अर्थात जो सतह है, जो जिस पर मनुष्य जीवन संभव है। तो ये जो भूमि है, ये परपटी का भाग ये दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि ये लावा किस प्रकार से ऊपर ऐसे निकलता है, मैग्मा, और जो परपटी उसके नीचे मेंटल दिखाया गया है। और ये देखिए, ये है मैग्मा कोष्ठ। यहाँ पर जहाँ पर मैग्मा एकत्रित है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उच्च कोटि का, यहाँ पर जमीन पर जब दाब पड़ता है और ताप पड़ता है, उसके कारण जो मैग्मा एक जगह इकट्ठी होती है, एकत्रित होती है। ये देखिए, इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जो पृथ्वी की जो अंदर जो प्लेटें हैं वो हमेशा जो गतिशील हैं, इसी कारण जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सतह है, वो ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह इसी वजह से कंपन करती है। कंपन करना मतलब उसमें जो हिलती रहती है उसको कह रहा है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। ये जो कंपन है, ये पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। सर्वप्रथम इसका जो कंपन होता है वो प्लेटों के माध्यम से, उसका जब स्वरूप होता है वो मान लीजिए बहुत छोटा सा होता है, पता नहीं चलता। लेकिन क्या होता है, साथ ही साथ ये जब पृथ्वी के चारों ओर ये भी गति करने लगता है, और जब ये गति करता है तो इसका स्वरूप और विशाल और बड़ा होता जाता है। तो इसी कारण जब ये मतलब इसका स्वरूप बड़ा होता है तो उस कारण भूकंप आता है, और इसी को भूकंप कहा जाता है। ये देखिए, ये चित्र है, उसमें दर्शाया गया है। ये देखिए, उद्गम केंद्र, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का
उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र। जो प्लेटें गतिशीलता बनाए रखती हैं, हमेशा घूमती रहती हैं, तो जब यहाँ से वे घूमती हैं तो यहीं से वो जो कंपन्नता शुरू होती है वो यहीं से उत्पन्न होती है, बीज से। तो जब वो कंपन्नता उठती है, आरंभ में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से उठी, जैसे मान लीजिए ये प्लेट यहाँ पे चक्कर लगा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे चक्कर को लगाती जा रही है, तो जब ये प्लेटें हिलेंगी तो क्या होगा, ये कंपन्नता तो उठेगी ना उसमें, एक ना एक प्लेट, दो प्लेट, फिर जब वो हिलने लगेगी तो इस कारण उसमें कंपन्नता उत्पन्न होगी और वो यहाँ से टकराते टकराते, ये देखिए, पहले केंद्र से उत्पन्न होगी, फिर यहाँ जाएगी, पहले पे जाएगी, फिर दूसरी प्लेट पे जाएगी, फिर दूसरे केंद्र, उससे अगले केंद्र पे जाएगी, फिर अगले केंद्र पे जाएगी, और फिर अगले केंद्र पे जाएगी, फिर अगले केंद्र पे जाएगी, फिर ये देखिए बाह्य रूप से, जब ये बाह्य रूप से निकलती है तो इसका जो कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज हो जाती है। ये कह रहा है, ये देखिए, ये जो प्लेट है ये सीमा है, ये जो इस हिस्सा आता है, यहाँ पर जो आता है वो अधिकेंद्रित है, और जो ये वाला हिस्सा आता है यहाँ पर, भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। तो जब ये बीच में रहती हैं तो इसकी मतलब स्थिति, इसकी कंपन्नता पता नहीं चलती, और इसके बाद जब धीरे धीरे अगल बगल किनारे की तरफ पे आती है फिर भी नहीं पता चलती, सीमा पर आती है फिर भी नहीं पता चलती, जब लेकिन वो बाह्य रूप से आ जाती है तब इसकी स्थिति का पता चलता है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र हमने देख लिया, जहाँ से ये आरंभ करता है, वही कह रहा है। उद्गम केंद्र के भूस्तः पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्रित कहते हैं। जो निकटतम का जो स्थान है, ये जो लगता हुआ, उसी को कह रहा है, उसको अधिकेंद्रित कहा जाता है। अधिकेंद्रित से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्रित स्थान पर आकर जो इनका जो कंपन्नता है उसका स्वरूप कौन से स्वरूप में बदल जाता है कि वो तरंगों के रूप में बदल जाता है। कंपन्नता बहुत, मतलब कोई चीज़ हल्की सी हिल गई और वहीं पर रह गई, लेकिन जब ये इसका तरंग के रूप में जब ये परिवर्तित होगा तो इसका जो क्षेत्रफल होगा आने का वो बड़ा होते जाएगा। तो ये वही कह रहा है, जब ये अधिकेंद्रित से कंपन बाहर की ओर, जब ये एक तरंग का रूप ले लेता है, बाहर की ओर बढ़ता है, तो अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जो अधिकेंद्र है यहाँ पर सबसे अधिक हानि होती है, पृथ्वी के अंदर बात कर रहा है, सबसे अधिक यहाँ पर हानि होती है, एवं अधिकेंद्रित से दूर बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। जब भूकंप यहाँ पर आता है तो उसकी जो तीव्रता होती है वो बहुत तेज होती है, लेकिन ये जब धीरे धीरे और अधिक इसकी तरंगे और थोड़ा बाहरी की तरफ जाने लगती है तो इसकी जो तीव्रता होती है वो घटने लगती है। देखिए ये क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार के होते हैं। पहला पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे पहला होता है, दूसरा होता है पहला पी, दूसरा है एस तरंगे अर्थात अनुप्रस्थ तरंगे, और तीसरा जो होता है वो होता है एल। जो तरंगे होती हैं अर्थात ये पृष्ठ तरंगे,
पृष्ठीय तरंगें जो होती हैं, इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। ये जो तरंगें होती हैं, इसके आधार पर भूकंप की जो गतिशीलता होती है वो मापी जाती है, उसके आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। चलो इसी समय ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी भूकंप के बारे में ही दिया है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का जो मापन एक यंत्र से किया जाता है? भूकंप का जो मापन है एक यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप लेखी। इससे क्या किया जाता है? पृथ्वी पे भूकंप आता है उसका एक मापने का यंत्र है, भूकंप लेखी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल जो होता है उस पर मापी जाती है, जिस पर भूकंप की तीव्रता 2:0 अथवा उससे कम होती है। जब 2:0 भूकंप की तीव्रता होती है तो इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, और इसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जब इस मापन के दर पर भूकंप आता है तो इसका प्रभाव एक ना के बराबर होता है, मतलब उसमें कोई हानि नहीं होती, वो आता है और बस छूता है जरा सा और चला जाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5:0 होती है वह वस्तुओं के गिराने से क्षति पहुंचाता है। क्या होता है? जब जो भूकंप की जो मात्रा होती है, जो तीव्रता होती है, जब 5:0 होती है तब क्या होता है? ये वस्तुओं को गिराने की क्षमता रखता है। जो भी घर मकान में कोई भी, जैसे मान लीजिए वस्तु रखी हो, तो जब भूकंप आएगा तो वो सामान गिरने लगेगा हिलकर। जिस भूकंप की तीव्रता 6:0 अथवा उससे अधिक होती है वे बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7:0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो 2:0 पर आए, 0 स्तर पर आए तो वो एक सामान्य, मतलब उससे कोई हानि नहीं पहुंचती, लेकिन 5:0 की तीव्रता से अगर भूकंप आए तो उससे क्या होता है? उससे वस्तुएं जो हैं वो गिरने लगती हैं, छोटी मोटी जो वस्तुएं होती हैं। इसके बाद 6:0 की तीव्रता में अगर भूकंप आए तो ये शक्तिशाली होती है, और 7:0 में आए तो ये और अधिक शक्तिशाली होती है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, तो मतलब इसे पहले से नहीं जाना जा सकता कि इस समय, इस दिन और इस तारीख को भूकंप आने वाला है, ये संभव नहीं है। इसकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। तो इसकी तैयारी जो है उसके करने से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जो कुछ सामान्य तरीके होते हैं उसके आधार पर भूकंप की जो संभावना है, अर्थात भूकंप आने वाला है यानी, उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये बताया यहाँ, जानवरों के व्यवहार सर्वप्रथम जो भी प्राकृतिक में परिवर्तन आना होता है या कोई आपदा आनी होती है या कुछ भी ऐसा कुछ घटित होने वाला होता है तो पशुओं और जानवरों को सबसे पहले पता चलता है।
जैसे सुनामी हो गया था एक बार अंडमान निकोबार के इलाकों में जब सुनामी आई थी, तो वहाँ की जो भी पशु पक्षी थे, जो जानवर थे, उनका व्यवहार बदल गया था, जिसके कारण वहाँ पे जो जनजातियाँ रहती थी उन्होंने समय रहते वहाँ से प्रस्थान कर गए थे और वहाँ से मतलब अपने उन्होंने प्राण बचा लिए थे। तो वही कह रहा है कि जैसे कि इसकी कुछ संभावनाएं होती हैं जिसके अनुसार इसका पता लगाया जा सकता है, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, और साथ ही साथ जो तालाब में मछलियों की उत्तेजना, अर्थात जो तालाब में मछलियाँ होंगी बहुत अधिक ही वो बहुत अधिक प्रतिक्रियाएं करेंगी। सांप का धरातल पर आना, जो सांप होते हैं ढेर सारे, वो अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इन सब की माध्यम से उनका भूकंप का पता लगाया जा सकता है। भूकंपीय वस्तु स्थिति अध्ययन, ये देखिए ये एक क्या कह रहा है ये, भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6:9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। दूसरा, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत हो गई। तो ये भूकंप का जो प्रभाव था, ये कहाँ, ये विद्यालय का बता रहा है कि इतने बच्चे मारे गए 1000 के लगभग, और जो अध्यापक थे वे 31 अध्यापक मारे गए। तीसरा ये क्या बता रहा है, भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाई आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। ये क्या कह रहा है, भुज की तबाही, फोन लाइन, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। तो भूकंप में जब भारी हानि होती है तो यही होता है। और ये क्या कह रहा है, शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा करी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। तो ये एक समाचार में छपने वाला भूकंप से संबंधित जो नुकसान हुए थे उसे बताया है कि मतलब क्या है। ये देखिए भूकंप की तैयारी, भूकंप से बचने की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर में या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें, किससे दूर रहें, आग वाले स्थान से दूर रहें, और चिमनी के आसपास तथा टूटे सामान वाली टूट सकने वाली जो खिड़कियां हैं, दर्पण हैं, और इसके अलावा तस्वीर फ्रेम, इन सब से दूर रहें। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों और परिवार सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात और अफ्रीका में ज़ाम्बिया
और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये कुछ प्रमुख जलप्रपातों के नाम दिए गए हैं। अभी हम जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मुख्य स्थलाकृति अपक्षय और अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जो शैल होते हैं, अभी बताया था कि जो शैल होते हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है ये, और ये जो जल है, और इसके साथ साथ इधर क्या है होगा, या तो मिट्टियाँ होंगी, या पर्वत होंगे, या पहाड़ होंगे। तो अपने साथ जब ये जल बहेगा तो उनके छोटे छोटे कण हैं, जैसे काफ़ी समय से अगर वहाँ पानी बहता चला आ रहा है तो वो पर्वतों पहाड़ों से बह रहा है, तो वहाँ से जो पर्वत पहाड़ होगा वो अपने साथ उसको काटता चला जाएगा। जैसे जैसे जल का प्रभाव लगातार होता चला जाएगा तो वहाँ से जो कंकड़ पत्थर होंगे उसके साथ बहते चले जाएंगे। इसी को कहते हैं अपरदन क्रिया या अपक्षय क्रिया। ये वही कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर जो शैलों हैं के टुकड़े से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। जो जल हो गया, पवन हो गया और हिम हो गया, हिम अर्थात जो नदियां हैं, किसकी, बर्फ़ों की नदियां, उसकी बात कर रहा है। जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। इन सब के माध्यम से जो उसमें कटाव आता है, बढ़ाव आता है और अपने साथ कई खनिज तत्वों को ले जाता है, तो वो कह रहा है उसी को अपरदन कहते हैं। ये दोनों, अपक्षय और अपरदन, दोनों मिलते जुलते हैं। दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। लेकिन इसमें क्या है, अपरदन में क्या है, ये जो क्रिया होती है ये जल, वायु और हिम नद हैं उसके द्वारा होती है। तो जल, वायु, जल आदि की अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो क्या होता है, जो वायु होता है, जल होता है और आदि जो भी जैसे मानव क्रिया भी हो गई, इन सब के माध्यम से क्या होता है, अपरदित पदार्थ, मतलब जो पदार्थ वो टूटा फूटा इकट्ठित होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और फलस्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक स्थान पर निक्षेपण करते हैं। एक स्थान पर निक्षेपण मतलब उसको ले जाके एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं। वो कहीं ना, जब अगर एक स्थान से गई, टूटी है, छूटी है, वहाँ से उस स्थान से निकली है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं पहुँचेगी, कहीं ना कहीं जाके रुकेगी। और जहाँ वो रुकती है, जहाँ उसे छोड़ा जाता है, वो क्या कहलाता है, वो निक्षेपण कहलाता है। तो निक्षेपण करती है। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो ये जो अपरदन और निक्षेपण की जो प्रक्रिया है, ये पृथ्वी में जब ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती है तो ये बहुत ही मतलब एक नए स्थान का निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जो नदी है, नदी के जल से क्या होता है, जो दृश्य भूमि होती है उसका अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल पर खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। तो जलप्रपात समझ में आ गया।
जलप्रपात क्या होता है ये देखिए। मान लीजिए ये कोई पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है, कोई ऊंचा स्थान है, यहाँ से एकदम जो नदी है और ये तो पहाड़ हो गया ऊंचा स्थान पर जहाँ से बहती आ रही है, और जहाँ ये गिरेगी वो एकदम नीचा सपाट पर्वत होगा, पहाड़ होगा, जो भी होगा। जब ये एकदम यहाँ से होता हुआ जो जल आएगा उतनी तेज़ी से आएगा और यहाँ पे एकदम आगे सीधा गिरेगा। ये जो जलप्रपात सीधा गिरता जो जल सीधा गिरता है उसी को जलप्रपात कहते हैं। लेकिन देखिए जल के गिरने का तरीका भी बहुत तरीके का होता है। कुछ जल होते हैं वो, जैसे कि मान लीजिए ये आ रहा है यहाँ से बहता हुआ जल, यहाँ है पर्वत पहाड़, तो ये कुछ इस प्रकार गिरेगा, ठीक है। जब इस प्रकार जल गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो स्थान है ये यहाँ का स्थान तो बचेगा, और ये यहाँ पे आके तिरछा जल गिर रहा है, और यहाँ पे आके जब वो गिरेगा धरातल पर, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, तो इस जल की गिरने की जो प्रक्रिया है वो जलप्रपात नहीं कहलाएगी। इसकी अपेक्षा जो पर्वतों पहाड़ों से सीधी गिरने वाली जो भी झरने हो गए, जो भी जल स्रोत हो गए, जब ये नीचे आके सीधा गिरेगा तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी सीधे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल मतलब नीचे मोटे मोटे बहुत बड़े पत्थर हो उसे कहा गया शैल, या खड़े ढाल वाली कोई भी खाड़ी हो गई, खड़े ढाल वाली कोई भी खाड़ी हो गई नीचे, लेकिन कैसी हो, एकदम सीधी, एकदम सपाट, एकदम खड़ी हो, तो वही कह रहा है खड़े ढाल वाली खाड़ी में गिरता है तो यह जलप्रपात बनाती है। ये देखिए ये बता रहा है, ये एक दृश्य के माध्यम से बताया। देखिए ठोस शैल से होते हुए जारी है, ठीक है। फिर ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदा शैल, ये यहाँ से जा रही है तो यहाँ से मृदा शैल तो काटेगी, मतलब जो पत्थर हैं मोटे मोटे पहाड़ पर्वत, उसमें से छोटे छोटे कण निकलते रहेंगे धीरे 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 धीरे, तो वही कह रहा है, ये वही समझा रहा है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी की इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। देखिए जब नदी बहती है कुछ इस प्रकार बहती है ना, सीधी सीधी तो नदी बहती नहीं है, ठीक है, सीधी नदी कभी बहते हुए तो देखने को नहीं मिलती। ऐसे जब सीधा एकदम खड़ा गिरता है तो वो तो जलप्रपात कहलाता है, वो भी पत्थरों पहाड़ों पर। तो जब नदी इस प्रकार बहती है तो उसे क्या कहते हैं, विसर्प। इस प्रकार जब नदी आकार बनाकर बहती है तो उसे विसर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसर्प, ठीक है। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। तो अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया हमने ऊपर अभी पढ़ी कि क्या होता है। तो ये नदी अपने साथ जब बहती है तो अपरदन और निक्षेपण की जो क्रियाएं होती रहती हैं इस नदी के साथ, बहाव के साथ साथ। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। ये जो समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे झील चाप कहते हैं। तो ये कह रहा है जो लूप नदी की बात करी है, जैसे मान लीजिए ये नदी बहती हुई आ रही है, ठीक है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी, बहुत कुछ इस प्रकार से बहती हुई आती है।
जब ये जो धारा है ऐसी बहती हुई आई, ठीक है, जब वो तेजी से प्रवाह होगा इसमें, तो जब ये नदी कुछ इस प्रकार बहती चली आएगी और जब इसमें बहुत अधिक तेज़ी से परिवर्तन आएगा, तो ये यहाँ का जो हिस्सा ये जल का आया था, नदी का जो यहाँ का जल आया था, कुछ इस प्रकार वो जब एक विसर्प की तरीके से बहती जा रही थी और यहाँ पे आकर जब उसमें तेज़ी से बहाव आया, तो इसका जो छोटा सा जो जल का स्रोत था वो एक यहाँ पर एक तरीके से इसे जो लूप नदी जो होती है उसका एक जो नदी का जो कटाव होता है उसका एक छोटा सा यहाँ पे जलकुंड बन जाता है। इसी को ही लूप नदी कहते हैं और इसी को आगे चलकर क्या नाम, जब प्रक्रिया हो रही होती है तो उससे लूप कहते हैं। और जब ये प्रक्रिया संपन्न होकर ये नदी आगे बढ़ जाती है और जब ये यहाँ पर रिक्त स्थान पर जल भरा हुआ रह जाता है और जब यहाँ पर ये जल भरा हुआ रह जाता है तो इसको एक नया नाम मिलता है, इसका नया नामकरण होता है, उसे कहते हैं चाप झील। क्या कहते हैं? चाप झील। ठीक है, ये देखिए ये यहीं बताया गया है। तो इस प्रकार चाप झीलों का निर्माण होता है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। इसके फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के जो तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। तो ये क्या करती है, जब नदी में बहुत अधिक बहाव होता है और उसके कारण क्या होता है, जब उसमें अधिक जल होता है तो आसपास के जो इलाके होते हैं उनमें बाढ़ आ जाती है और इस कारण जो नदी है निक्षेपण का कार्य करती है। जो मतलब अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर बहाते हुए लेके आ रही थी छोटे छोटे टुकड़े में, उसे इन स्थानों पर छोड़ती चली जाती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। अवसाद किसे कहते हैं? जो नदी इतनी दूर से निक्षेपण के माध्यम से इतने सारे कंकर पत्थर अपने साथ बहाते हुए लेके आ रही थी और जब बाढ़ आया और बाढ़ आई तो उन्होंने क्या किया, नदी ने उसके अंदर जो भी अपर्दन वाली जो प्रक्रिया के माध्यम से ला रहे थे तो उसको बाढ़ के माध्यम से वहाँ किनारे पर उसे छोड़ दिया। और क्या कह रहा है कि ऐसी मिट्टी और ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे समतल भूमि उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण लेती है। तो इस जब नदी इतनी सारी प्रक्रिया करती है तो जाहिर सी बात है जहाँ नदी बहती है वहाँ का जो स्थान होता है वो अधिक उपजाऊ ही होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो समतल स्थल है वहाँ का जो नदी के आसपास का है वो उपजाऊ होता है और ये बाढ़कृत मैदान का निर्माण करता है। इसे बाढ़कृत मैदान कहा जाता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समझ में आया? जो नदी हैं उनके जो भी किनारे किनारे, जैसे ये जहाँ पर बहती चली जा रही है, जो ये किनारे का ही इलाका जो है इसी को तटबंध कहते हैं। ओके, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। तो आरंभ में वो बहुत तेज़ी से चली थी, बीच में उसमें बाढ़ भी आ गया था, फिर आगे चलकर इसमें जैसे जैसे ये और लंबी इसकी यात्रा होती जाएगी तो इसकी जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी। तो ये वही कह रहा है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह होता है वो धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है।
जो नदी है वो अनेक, प्रारंभ में एक ही नदी होके बह रही थी, लेकिन जैसे ही ये इसका जो मार्ग बहुत अधिक लंबा हुआ, और क्या हुआ, जब बहुत अधिक लंबा हो गया और आगे चल के विभिन्न प्रकार के लंबे लंबे मार्ग पड़ गए, तो इसकी नदी की जो जलधाराएं वो बढ़ जाती है। कुछ जैसे नदियाँ बहती चली आ रही हैं, मान लीजिए ये नदियाँ ऊपर से बहती चली आ रही हैं, और यहाँ पे आके उसका जो जलधारा होगी कई शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। अगर इधर कोई नदी बह रही होगी तो इधर सम्मिलित हो जाएगा इसका जल। इधर कोई नदी, मान लीजिए इसका ये मूल रूप ये यहीं से बहते आ रहा है, और ये जो नदी है मान लीजिए इधर मान लीजिए कोई दूसरी नदी बह रही हो, ये उसके अंदर बहती चली जाएगी। तो ये वही कह रहा है, नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। वितरिका देखिए, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। एक तो कहते हैं, एक शब्द है ना वितरण करना, मतलब एक तरीके से बांटना, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बांटना। तो ये एक याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। वितरित जो वितरिका, ये जो उस नदी की जो अनेक शाखाएं वो बढ़ जाती हैं, भिन्न भिन्न भागों में विभाजित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको वितरिका कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। तो प्रारंभ में जब ये जो अपने साथ अपरदन करती हुई आ रही थी, तो अब जब इसकी गति धीमी हो जाती है और ये कई भागों में विभाजित हो जाती है, और इसमें जो वितरिका हो जाता है, इससे क्या होता है, इससे जो नदी अपने साथ जो बहुत सारा मलबा बहाते लेके आई थी उसका निक्षेपण करने लगती है, अर्थात अब उसको अपने साथ उसके ले जाने की क्षमता नहीं रहती, तो उसे वहीं छोड़ने लगती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो निक्षेपण कहलाती है। तो वो निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जो नदी थी अभी बहती चली आ रही थी, फिर विभाजित हो गई, उसे वितरिका कहा गया। तो अब क्या कह रहा है, जो प्रत्येक वितरिका है, जो नदी की अलग अलग शाखाएं बटी हैं, जो विभाजित हुई है, अपने मुहाने पर जो उनका एक अंतिम केंद्र होता है उसकी बात कर रहा है, वहाँ पर वो क्या करती है, अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। जो अवसाद थे, जो मलबा था, इन सब से क्या करती है, एक नया रूप लेता है, मतलब वो सब चीज़ें जो बहती चली आ रही थी वो, उससे क्या होता है, उसी से ही डेल्टा जो होता है उसी का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री जो तरंग है, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण स्थलीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे जो दरार विकसित होती है। समुद्री तरंगे की बात कर रहा है। मान लीजिए ये समुद्र के अंदर एक शैल है, मतलब एक बड़ी चट्टान है पहाड़ की, और ये जो समुद्र की जो तरंगे हैं वो क्या करती हैं, एक जगह से ऐसे उठती हैं ऐसे, तो वो फैलती चली जाती हैं, और ये फिर ऐसे फैलती चली जाएंगी, वो फिर आएंगी, इससे टकराएंगी। फिर ये जो चट्टान होगा, जो पत्थर होगा, जो शैल होगा, जब ये जल बार बार इनसे टकराएगा तो क्या होगा, इसका निक्षेपण होगा, इसका अपरदन होगा या नहीं होगा, अपरदन तो होगा, जाहिर सी बात है। ये वही कह रहा है कि जो समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे उनमें दरार पड़ती है। दरार पड़ती है मतलब वो जो पत्थर है वो कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे कण वहाँ से निकलते रहते हैं। समय के साथ ये
बड़ी और चौड़ी होती जाती है। तो ये जो दरारें हैं, जैसे जैसे लंबा समय बीतता जाएगा तो उसकी जो दरारें होंगी वो बढ़ती चली जाएंगी और उसका जो स्वरूप होगा वो बढ़ता चला जाएगा, चौड़ा होता चला जाएगा। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। तो इसी दरार को जो प्रारंभ में एक छोटा सा दरार का रूप ले ली थी, देखिए दरार तो कुछ ऐसी होती है, फिर जब इसमें बार बार लहरें आएंगी, बार बार तरंगे टकराएंगी, तो ये जो दरार है ये एक बड़ा रूप ले लेगी। अब जब ये एक बड़ा रूप ले लेगी तो ये काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, और इसी को जब ये चौड़ा हो जाएगा तो इसका जो स्वरूप हो जाएगा वो बदल जाएगा ना। तो उसी को क्या कह रहा है कि इसी को समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है। तो जब ये गुफा के रूप में बड़ा होगा, मतलब एक तरीके से जो गुफा को क्या कैसी होती है, ऐसी होती है, और मतलब और चारों तरफ से जो पत्थर होते हैं वो मतलब चारों ओर पत्थर होते हैं, बीच में क्या होता है, जाने का रास्ता। तो ये चीज़ जो खाली हुई है ये समुद्री तरंगों के माध्यम से खाली हुई है। तो ये वही कह रहा है कि इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही रह जाती है। तो ये चीज़ें जब कटती चली गई तो क्या हो गया, बस ऊपरी हिस्सा रह गया ये। तो वही कह रहा है बस छतें रह जाती हैं। छतें बसती हैं जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तटीय मेहराब। क्या कहा जाता है? तटीय मेहराब। ये देखिए ये बता रहा है, ये उदाहरण के रूप में, ये बहुत छोटे से रूप में दे रखा है, लेकिन इसका जो स्वरूप होता है काफ़ी विशाल होता है। तो ये इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें तटीय मेहराब कहा जाता है, या तटीय मेहराब बनाती हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ता है। जो ये ऊपरी सतह जो बची है इसमें काफ़ी छोटा दृश्य दिखाया गया है, हालांकि बहुत बड़ा होता है वो जो वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो क्या होता है, अब इतनी चीज़ें तो टूट गई, अब जो छत बची है अब ये भी धीरे धीरे टूटने लगती है। अपरदन छत को भी तोड़ता है और केवल दीवारें बचती हैं। तो जब वो छत को भी तोड़ देगा तो पीछे का हिस्सा बचेगा जो एक दीवार के रूप में बचेगा। वही कह रहा है कि जो केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इस आकृतियों को क्या कहते हैं? स्टैक कहा जाता है। जो दीवार जैसी आकृति बचती है अंत में लास्ट में जाकर उसे क्या कहते हैं? उसे स्टैक कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया। इसका प्रारंभ में स्वरूप कैसा था ये देखिए, इतना बड़ा इतना विशाल, लेकिन अंत में जाकर ये स्टैक का रूप ले लेता है, मतलब एक छोटी सी दीवार का रूप ले लेता है। उसमें इतना अधिक अपरदन होता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठते हुए ऊंचे जलाशय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है? जो समुद्री जल है ये क्या करता है? ये लगातार ऊपर उठता है। जैसे मान लीजिए ये जो तरंगे हैं ये बढ़ती चली जाएगी ना, तो ये जो जल होगा वो इकट्ठा एक ऐसे एकत्रित होगा और ये इकट्ठा होगा और ये ऊंचा उठेगा और एक तरीके से ये अपने जल को ऐसे फेंकेगा ले जाके, है ना, ऐसे फेंकेगा सारे जल को इकट्ठा करके। तो ये क्या कह रहा है कि जो समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठते हैं, उसी को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। जो तरंगे जो लहरें होती हैं जो काफ़ी ऊंची उठती है, फिर नीचे जब जल इतनी तेज़ी से नीचे जाता है, उठने की जो प्रक्रिया है उसी को कहा है ऊर्ध्वाधर उड़ती हैं। ऊंचे जो शैलीय तट को समुद्री भृंगु कहते हैं। जो ऊंचे शैलीय जो तट हैं, जो काफ़ी जैसे समुद्र के किनारे पर्वत पहाड़ जो होते हैं, जो ऊंचाई पर होते हैं, बहुत अधिक, बहुत पर्वत बड़े बड़े होते हैं ना जल के किनारे, समुद्र के किनारे की बात करी जा रही है। तो उसी को क्या कहते हैं?
समुद्र भृंगु कहा जाता है या कहलाता है। समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। तो क्या होता है, अब इसी समुद्री ये प्रक्रिया हमेशा इसी तरीके से चलती रहती है, ये निरंतर चलती ही रहेगी। तो अब क्या होता है, ये जो समुद्री तरंगे लगातार ये ऊपर उठती हैं, फिर नीचे जाती हैं, फिर अपर्दन का कार्य करती हैं, फिर ये देखा था ना, ये गुफाएं बनाती हैं, है ना, गुफाएं बनाती हैं। इसके अलावा जो छतें हैं उसको भी काट के ले जाती हैं, बहाव में ले जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, जब ये अपर्दन करती हैं तो एक तरीके से एक अवसाद का काम करती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ये जो प्रक्रिया काटती चली जाती हैं पत्थरों को, वो ले जाकर एक किनारे पर छोड़ देती हैं, जो कि एक समुद्री पुल का निर्माण होता है, समुद्री पुलिन। देखिए ये उसी का, ये जो गुफा था प्रारंभ में ये एक बड़ा सा शैल पत्थर था, तो इसमें फिर गुफा का निर्माण हुआ, फिर तटीय मेहराब का निर्माण हुआ, फिर इसका स्वरूप इतना जो बड़ा था वो इतना घटा, फिर लास्ट में जाके इतना घट गया, स्टैक कहलाने लग गया ये। हिमनद, हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। ये हमने अभी ऊपर बताया था मैंने कि जो हिमनद उस किसे कहते हैं, जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उसको कहते हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से, नीचे की जो कठोर चट्टानें होती हैं उनसे गोलाश्मी मिट्टी तथा पत्थर को अपर्दित कर देता है। तो बर्फ़ के नीचे जो भी गोलाश्मी चट्टानें, उसके जो बर्फ़ है उसके नीचे तो चट्टानें होंगी, कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो बर्फ़ जमी है। तो क्या करता है, उसके नीचे स्थल जो गोलाश्म रहता है और मिट्टी जो रहती है और जो पत्थर रहता है, इन सब का अपर्दन करता रहता है, मतलब वहाँ से उसको काट के निकालता रहता है, पानी के साथ ये बहता रहता है। और जो गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। गोलाश्मी मिट्टी जो होती है ये पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती रहती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। जो हिमनद होते हैं ये गहरे गर्त उसे कहते हैं, जैसे गड्ढा एकदम गहराई में जाकर उसका जो, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हो गई, जब गहराई से उस पर पड़ेगी तो उसके अंदर छेद होगा, तो उसके माध्यम से क्या होगा, उसकी गहराई जो है उसी को कहा गया गर्त। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और अपर्दन की प्रक्रिया हुई, ठीक है, उसके माध्यम से वहाँ पर स्थान खाली हुआ, जिसे मतलब गर्त कहा गया या गर्त कहा जाता है। तो इनमें क्या होता है, धीरे धीरे जल भरता है। आखिर हिमनद है ना, तो उसकी जो बर्फ़ होगी वो तो धीरे धीरे करके पिघलती है। तो वही कह रहा है कि गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपण होते हैं वे हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। गर्त में जो जल बने थे वो एक तरीके से झील कहलाए जाते हैं और झील का कार्य करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो निक्षेपण के द्वारा जो हिमनद
जो अपने साथ छोटे छोटे कण बहा के लेके आती है, छोटे बड़े जो भी होते हैं, और इसके अलावा रेत होते हैं और जो तलछट मिट्टियाँ होती हैं, ये सब जहाँ पे ही निक्षेपण का कार्य करती है वहीं पर ही हिमोड़ का निर्माण होता है। हिमनद या हिमोड़ का निर्माण होता है। ये देखिए हिमनद। आगे बढ़ते हैं। पवन के कार्य क्या करता है? ये बालू के टीले बनाने में सहायता करता है। बालू के टीले कहाँ मिलते हैं देखने में? ये ऐसे जो बालू के टीले होते हैं वे राजस्थान में अधिक देखने को मिलते हैं, और पवन में इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण इनका योगदान होता है। क्या आपने कभी राजस्थान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। जो रेगिस्तान में हवा चलती है, मतलब जो वायु चलती है, हवा चलती है, पवन चलती है, वो क्या करती है? वो अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कार्य करती है। अपर्दन मतलब किसी स्थान से जो भी रेतीले कण हो गए या शैल हो गए या मिट्टियाँ हो गई या उसके छोटे छोटे कण हो गए, उसको एक स्थान से उठा कर ले जाना। मतलब जब हवा चलेगी, जब वायु बहेगी बहुत तेज़ी से, तो ये सब क्या कण होंगे? छोटे छोटे वायु के साथ उड़ते चले जाएंगे, और ये जो वायु जहाँ पे जाके एकदम रुकेगी, थोड़ी हल्की होगी, और ये सब जो अपर्दन की प्रक्रिया के माध्यम से जो उड़े थे कण, वो जहाँ पर भी रुकेंगे या जहाँ पर भी वो टिकेंगे धरती पे जाकर, वो निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये वही कह रहा है, जो रेगिस्तान में जो अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कार्य करता है, कौन? पवन करता है। रेगिस्तान में आप शत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। तो यहाँ पर शत्रक के आकार के शैल देखने को मिलते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहा जाता है। इन्हें छत्रक शैल कहा जाता है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा, जो पवन शैल है ऊपरी भाग की अपेक्षा जो निचला भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसे शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह जो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लॉयस कहते हैं। चीन में विशाल लॉयस निक्षेपित पाए जाते हैं। सर्वप्रथम पढ़िए, समझिए लॉयस किसे कहते हैं। जो भी बालू के जो भी छोटे छोटे कण होते हैं वो बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र, मतलब बहुत बड़े क्षेत्रों से क्या करते हैं? वे निक्षेपण का कार्य करते। जो भी वायु अपने साथ छोटे छोटे कण बहा के लेके आ रही है वो
एक स्थान पर निक्षेपित कर देती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लॉयस कहते हैं। अब कह रहा है बालू टिब्बा। बालू टिब्बा वो होता है जब पवन बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरी स्थान अपने साथ रेत बहा कर ले जाती है और ले जाकर एक छोटी सी पहाड़ी बनाती है, एक छोटे से पहाड़ का रूप ले लेती है, उसे टिब्बा कहा जाता है। छत्रशैल वो होते हैं जैसे कि देखिए, रेगिस्तान में आप छत्रशैल के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्य छत्रशैल कहते हैं। पवन के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। तो ये देखिए क्या होता है, जैसे पवन चलती है तो छत्रशैल में क्या होता है, जो पवन चलती है जो उसमें वो जैसे रेत है, रेत के ऊपरी हिस्से को ना अपने साथ बहाते हुए, जो जैसे मान लीजिए ये ऊपरी हिस्सा है, ये निचला हिस्सा है, तो वो नीचे वाली रेत को अपने साथ बहा के ले जाता है। तो ठीक है, तो इसका आकार जब यहाँ पे रेत हट जाती है नीचे से तो इसका आकार कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा नीचे से खाली होता है, तो इसी को छत्रशैल कहा जाता है। ये सब हमने समझ लिया, पवन के कार्य, हेमनद, इसके अलावा तरंगे, झीलें, नदियाँ, जलप्रपात, भूकंप। इस प्रकार हमारी जो पृथ्वी है उसमें लगातार बदलाव आ रहा है, निरंतर बदलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।